हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है प्रॉपर या नहीं पहुँच रही? ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका अपने चैनल स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी पर मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है, वो भी अच्छी चल रही होगी। आप में से जो सभी लोग 2024-25 के लिए तैयारी करना चाहते हैं और साथ के साथ जो चाहते हैं कि नए पैटर्न पर जो इस साल यूपीएससी ने एक नए पैटर्न की तरह क्वेश्चन पूछे थे, उस पैटर्न पर आप प्रॉपर तैयारी करके सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो जल्दी से आप एक काम करिए और वो ये है कि हम लोग जो हैं स्टडी आईक्यू आईएएस आप लोगों के लिए बैच नंबर 6 शाम को 6 बजे 7 तारीख से एक नया बैच लॉन्च कर रही है, जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस, लाइव क्लासेस 3 घंटे की, प्लस आपको टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, ठीक है ना, मटेरियल, डाउट सेशन, सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे, जिसमें सी सेट, करंट अफेयर्स सब कुछ आपके साथ कंप्लीट होगा। समझ लीजिए, लगभग 13 से 15 महीने की कंप्लीट क्लास होगी, जिसमें से आपको जितना भी आपको तैयारी करने के लिए जरूरत है उतना सब कुछ मिलेगा। और इस साल यूपीएससी के पेपर में अगर आप देखना चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू आईएएस के तरफ से कितने क्वेश्चंस मिले हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए उस पर जाकर वीडियोस में कि हूबहू कितने क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं। हमने यूट्यूब से लेकर के रेगुलर क्लास में कितने क्वेश्चंस कराए हैं, जिससे कि आपका प्री का पेपर कभी नहीं रुकेगा। लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोगों के सही हैं, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं, जबकि पैटर्न चेंज हुआ है तब ये स्थिति है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ठीक है ना। तो उसी चीज को अब ध्यान में रखते हुए हम और अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग हमारे साथ इसके लिए जुड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि अगर आप लोग एम के लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा, एम के लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी फीस 30,500 की जगह पर 18,999 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। सोचिए, पूरा 15 महीने का कोर्स मात्र 18,999 रुपए में, और एक्सेस मिलेगा 2 साल के लिए, यानी कभी भी क्लास अटेंड कर सकते हैं 2 साल तक के लिए एक्सेस होगा। सो कभी भी देख सकते हैं। कोर्स कंप्लीट होगा हमारा 12 से 15 महीने में और सारी चीजें अभी आपको मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, चलिए तो इस सेगमेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोगों ने श्रृंखला शुरू की थी, और उसी में आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत का 10वां लेक्चर है, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। और ध्यान रखिएगा, यहां से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट है, विश्लेषण है। समझने की कोशिश कीजिए, फैक्ट ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को आसान तरीके से सारी चीजें कराई जाएं। बात आती है कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा है, क्या है, किस तरीके से है। उसको करने से पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो इस चीज ध्यान रखिएगा कि जो प्रशासन है, उसको पढ़ने से पहले आखिर प्रशासन के अंदर क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे होता है, किस तरह की चीजें होती हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, अगर इसको जान लेंगे तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी काल का हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मैं पहले एक फॉर्मेट आपको बता करके चलने की कोशिश करूंगा आगे, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी दोस्तों आ जाइए, और आप सभी लोगों का पुनः मैं स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है ना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं किसी भी काल का जो प्रशासन होता है, प्रशासन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, यह आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात, किसी भी काल का प्रशासन हो तो सबसे पहले उसका स्वरूप जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर उसका स्वरूप कैसा है। बात समझिएगा, जो प्रशासन है वो राजतंत्र है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, ठीक है ना, निरंकुश तंत्र है, धार्मिक तंत्र है, कैसा है, या सैन्य तंत्र है, किस तरह का प्रशासन है। उसी तरीके से अगर हम आज बात करें
कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, तो आप क्या कहेंगे? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है कि नहीं? उसी तरीके से किसी भी काल का हो, हमें उस काल के प्रशासन के स्वरूप के बारे में जानने की बहुत जरूरत है। तभी समझ में आएगा कि आखिर उस काल में प्रशासन कैसे चल रहा था। ओके, ध्यान रखना। तो पहला स्वरूप, उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। स्वरूप के बाद में सेकंड पॉइंट आता है केंद्रीय प्रशासन। क्या आता है? केंद्रीय प्रशासन, यानी केंद्र में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। तो केंद्र में अब आप समझ सकते हैं केंद्र में कौन कौन होता है। केंद्र में राजा होता है, किंग। अब किंग को चाहे राजा कहिए, महाराजा कहिए, महाराजाधिराज कहिए, सुल्तान कहिए, बादशाह कहिए या राष्ट्रपति कहिए, यह आपकी इच्छा है। जैसा स्वरूप होगा वैसा ही उसका नाम होगा। यह मैं कॉमन स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे चीजें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। राजा होता है, राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है, उसमें प्रमुख मंत्री होते हैं। अब बात आती है कि राजा जैसा होगा मंत्रिपरिषद भी वैसी ही होगी, है कि नहीं? मंत्रिपरिषद होगी। अब उसमें कौन कौन से मंत्री होंगे ये आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तीसरा होता है उसके लिए राजस्व प्रशासन, कि भाई उसकी आय व्यवस्था कहां से आती है, कैसे आती है, किस कौन कौन सी राजस्व नीतियां हैं उसकी, किस किस तरीके से चलती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है सैन्य प्रशासन। सैन्य व्यवस्था कैसी है उसकी, कौन कौन सी सेना है, किस प्रकार की सेना है, सेना के नाम क्या क्या हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। उसके बाद आता है उसकी न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली, न्याय प्रशासन। जज कौन होते हैं, कौन जज होता है, उसके नाम क्या क्या है, उनके किस प्रकार का दंड विधान है, किस प्रकार के कानून हैं, ये सारी चीजें केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। और ये चाहे मौर्यकाल पढ़िए, चाहे गुप्त काल पढ़िए, चाहे दिल्ली सल्तनत पढ़िए, चाहे मुगल पढ़िए, चाहे अंग्रेजों के समय पढ़िए, किसी भी राजा महाराजा के समय में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर यही होता है। स्ट्रक्चर यही होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तीसरा इसमें बात करें तो समझ लीजिएगा, तीसरा होता है उसका प्रांतीय प्रशासन। प्रांत में कौन कौन होता है, प्रांतीय प्रशासन। भाई प्रांत कौन कौन से, कितने प्रांत हैं, ठीक है ना, वहां का प्रशासन कौन कौन देखता है। तो जैसे प्रांतीय प्रशासन होता उसमें भी इसी तरह की चीजें होती हैं। प्रांत में क्या होता है, राजा की जगह गवर्नर होता है, ठीक है ना। उसकी सहायता के लिए कुछ मंत्री होते हैं, वो भी राजस्व व्यवस्था देखता है, सैन्य व्यवस्था देखता है, न्याय व्यवस्था देखता है, वो भी देखता है, ठीक है ना। चौथा होता है स्थानीय ग्राम स्वशासन, ग्राम या स्थानीय शासन प्रणाली, ये रहे। तो कहने का मतलब है कि प्रशासनिक व्यवस्था में जो कंसेप्ट होता है वो ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसी को आसानी से किसी भी काल का हो तुलना भी कर सकते हैं, आसानी से याद भी कर सकते हैं। सीक्वेंस क्या है, इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। नो मगिंग, नो रट्टाफिकेशन। आपको रट्टू तोता नहीं बनना। वैसे ही आप सब लोगों ने मिलकर के इतिहास को बदनाम कर दिया है, ये सब नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो बस इस चीज को ध्यान रखने की कोशिश करिए, कैसा है और कैसा नहीं। स्ट्रक्चर याद रहेगा तो किसी भी कालखंड का कोई भी पॉइंट याद रहेगा और उसकी तुलना भी कर सकते हैं कि इस काल में ये मंत्री ऐसे थे तो इस काल में मंत्री ये हैं, इस काल में राजस्व व्यवस्था ऐसी थी, इस काल में राजस्व व्यवस्था ऐसी है। तो दिमाग से आराम से चीजों की तुलना हो सकती है। अन्यथा हर काल का रट्टा मारिए और फिर भूल जाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। समझ में आया? ऐसे ही नहीं आईएएस की 4 बार परीक्षा पास की है और 3 बार इंटरव्यू दिया है, ऐसे ही नहीं दिया है, ठीक है ना। 4 बार मेंस लिखा, 3 बार इंटरव्यू दिया, तो कुछ ना कुछ तो मेहनत की होगी, कुछ ना कुछ तरीके तो निकाले होंगे ना दोस्तों। कैसे ही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। पेपर तब भी टफ होता था, पेपर आज भी टफ है, बस समय समय पर टफ का जो तरीका होता है, अंतर होता है, वो अलग अलग होता है। तब भी इतना ही टफ था। आज देखोगे तो पहले का पेपर इजी दिखाई देगा, लेकिन उस समय के हिसाब से देखोगे उस समय भी पेपर टफ था, लेकिन उसको आसान बनाया जाता है, उसके लिए मेहनत की जाती है। अगर मैं भी रट्टा कर मारना शुरू करता
तो इतिहास इतना बड़ा विषय है कि सोचिए मैं कभी कर ही नहीं सकता था, लेकिन आसानी से चीजों को मैंने किया और वही अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, अब इसी चीज को हम देखें तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग आते हैं कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो भाई पहले देखेंगे दिल्ली सल्तनत का स्वरूप कैसा है, फिर बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन कैसा है, जिसमें राजा को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, राजा को यहां पर सुल्तान कहते हैं। अगर यही मुगल में चले जाएंगे तो बादशाह कहलाएंगे, ठीक है ना। यहाँ मंत्री परिषद भी है, राजस्व व्यवस्था भी है, सैन्य व्यवस्था भी है, न्याय प्रणाली भी है, प्रांतीय और स्थानीय स्वशासन भी है। ये सारी चीजें हम दिल्ली सल्तनत में क्रम से देखने की कोशिश करेंगे और वहीं पर आपको सारे फैक्ट और कंसेप्ट याद हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, ये रहा मध्यकालीन भारत यानी कि दिल्ली सल्तनत में स्वरूप, उसका राजस्व व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन, ये तो हमने को मोटे मोटे तौर पर देखना ही है केंद्रीय स्तर पर ही, ठीक है ना। बाकी फिर राज्य प्रशासन भी है, एक एक करके हम सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। ओके एवरीबॉडी, तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें राजत्व प्रणाली के बारे में कि राजत्व या सिद्धांत या इसका राज्य का स्वरूप कैसा था दिल्ली सल्तनत का। देखिए, मध्यकाल और प्राचीन काल, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये सब कैसा है, राजतंत्र है, मोनार्कियल सिस्टम है, बस नाम अलग है, राजतंत्र है। दूसरा कैसा है, निरंकुश है। कैसे? निरंकुश, जिनके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, कोई संस्था नहीं है जो राजा को या सुल्तान को कंट्रोल करे। निरंकुश राजतंत्र की प्रणाली है, ठीक है ना। ये लोकतंत्र नहीं, अशोक की तरह कल्याणकारी भी नहीं है। बात समझना, अशोक निरंकुश कल्याणकारी राजतंत्र में विश्वास करता था, निरंकुश भी था, लोगों का कल्याण करने की नीति भी थी, और समझ सकते हैं दोनों था। यहां पर ऐसा नहीं, ये निरंकुश राजतंत्र की प्रणाली, ठीक। अब बात आती है कि स्वरूप कैसा है। इसके स्वरूप को लेकर के दोस्तों दो तीन बातें कही जाती हैं जिसको आपको समझना है, ठीक है ना। वो कैसे कैसे है? पहला, कि ये सैन्य तंत्र पर आधारित है। राजतंत्र तो है, लेकिन किस पर आधारित है? सैन्य तंत्र पर आधारित है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह कुलीनता पर आधारित है, कुलीनता के सिद्धांत पर आधारित है। आधारित। तीसरा, इसको हम कह सकते हैं धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों का संतुलन है। यानी कि इसमें धार्मिक प्रवृत्ति भी है और धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति भी है, दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां इसमें देखी गई। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का स्वरूप कैसा है। पहला कथन, यह सैन्य तंत्र पर आधारित है। दूसरा कथन, यह कुलीनता के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 3, इसमें धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों तंत्रों को शामिल किया गया है। बताइए कौन कौन से कथन सही हैं और सीक्वेंस क्या क्या है। ओके, समझ में आ गया? कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है। इसी को कथन बता सकते हैं, कारण भी बता सकते हैं। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ना कथन वाले क्वेश्चन सही कर पाओगे, ना कारण वाले, और ना ही स्टेटमेंट वाले। ये फैक्चुअल पेपर नहीं है स्टेट पीसीएस और एसएससी की तरह कि बताइए दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमें यहां पर बात करनी है कंसेप्ट। अब बात आती है कि ये सैन्य तंत्र पर आधारित कैसे है। मैं हल्का सा यहीं पर आपको चर्चा करता हूं, समझिए। पूरे दिल्ली सल्तनत में ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, स्थापना सेना के माध्यम से की गई थी, सेना के द्वारा। क्योंकि लुटेरे के तौर पर आए, कब्जा किया
और उसको सेना के माध्यम से सुरक्षित किया और आसपास के क्षेत्रों को भी हरा करके सेना के द्वारा ही नियंत्रित करने की कोशिश की गई। इसीलिए सेना के द्वारा ही उसको नियंत्रित भी किया गया और स्थापित भी किया गया। इसका मतलब हो गया सेना के द्वारा ही उसे बनाए रखा गया, यानी कि उसको सुरक्षित कैसे रखा गया? सेना के द्वारा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सैन्य तंत्र पर आधारित है, चाहे इल्तुतमिश हो, बलबन हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, मोहम्मद बिन तुगलक हो, फिरोज शाह तुगलक हो, लोदी हो, सैयद हो, सबने सेना के दम पर ही अपना पूरा प्रशासन चलाया था। सेना उनकी मुख्य है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का नेचर कैसा है। पाकिस्तान में सरकार की कोई स्थिति नहीं है। जो कुछ करती है वो कौन करता है? सेना। समझ गए? यही है स्थिति। बात क्लियर? समझ में आ गया ना? तो यही है। तो पाकिस्तान में सेना ने कंट्रोल कर रखा है, जिसकी वजह से वहां की स्थिति गड़बड़ा गई है। और यहां पर भी वही है, सेना के द्वारा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। कुलीनता के सिद्धांत पर बल दिया गया। यह क्या है? इसमें क्या किया गया कि इसमें उच्च वर्ग के लोगों को प्रशासन में शामिल किया गया और उन्हें अधिकारी बनाया गया। उच्च वर्ग के लोगों को ही इसमें शामिल करके सभी महत्वपूर्ण पद उनको दिए गए, उन्हें अधिकारी बनाया गया। जितने भी महत्वपूर्ण पद थे, कुछ एक लोगों को छोड़ करके। जैसे हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने गैर हिंदू, गैर मुसलमानों को भी इसमें शामिल किया। ठीक है ना? अलाउद्दीन खिलजी ने भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश की, लेकिन अधिकांशतः उच्च वर्ग के तुर्की नस्ल के लोगों को ही प्रशासन में शामिल किया गया। सभी पद, महत्वपूर्ण पद। और इसमें आप जानते हैं बलबन ने तो कुछ ज्यादा ही किया था। वो कहता ही था कि मैं निम्न वर्ग के किसी व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर में रक्त दौड़ने लगता है, मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है, मन करता है कि मैं गर्दन काट दूं। सोचिए कितना दिमाग में, सोचिए कुलीनता भरी हुई है, आनुवंशिकता भरी हुई है, कितनी ज्यादा। तो यही कारण है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा स्वरूप कैसा है? कुलीनता के सिद्धांत पर आधारित। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया। देखिए, ना तो दिल्ली सल्तनत पूरी तरह धार्मिक है, ना ही पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है। अगर धार्मिक होती तो ध्यान रखिएगा, धार्मिक नीति के अंतर्गत अगर किसी भी राज्य का प्रशासन धार्मिक होता है तो ध्यान रखना वहां पर पुरोहित का शासन होता है, राजा का नहीं। ध्यान रखना, पुरोहित का शासन होता है। ठीक है ना? दूसरा, वही सभी नियम कायदे कानून जो होते हैं धर्म ग्रंथों पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? धर्म ग्रंथों पर। और यह ऐसा कहां होता है? सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, वेटिकन सिटी, जहां पोप रहता है। और वहां पोप ही शासक है और पोप के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून जो उनकी पुस्तक है बाइबल, उसके अनुसार ही चलते हैं, बाकी किसी भी जगह नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, भारत में कहीं पर भी कभी भी कोई भी धार्मिक राज्य नहीं रहा। दिल्ली सल्तनत में भी धार्मिक राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर धर्मनिरपेक्ष क्यों है? क्योंकि ना तो कोई पुरोहित रहा है और ना ही धर्म के अनुसार सारी चीजें चली गई। बताइए, सुल्तान अलग रहा कि नहीं रहा? और सुल्तान ने अपने अनुसार सारे काम किए। कैसे? ध्यान रखिएगा। धर्मनिरपेक्ष क्यों? क्योंकि इसमें ध्यान रखना, इस्लाम के खिलाफ कुछ चीजें ऐसी थी जो उन्होंने की। पहली बात, यहां पर पुरोहित का शासन नहीं है, पुरोहित नहीं है, पहली बात। दूसरा, जो उलेमा वर्ग है, उलेमा वर्ग, उसको राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। नहीं करने दिया गया किसी ने भी, ना बलबन ने, ना इल्तुतमिश ने, ना अलाउद्दीन खिलजी ने, ना मोहम्मद बिन तुगलक ने, ना फिरोज शाह तुगलक ने। उनकी धर्म की बातें तो मानी, लेकिन धर्म में हस्तक्षेप नहीं करने दिया उनको। ओके दोस्तों, बात क्लियर? तो उलेमा वर्ग का राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है ना? तीसरा क्या है, कैसे कह सकते हैं
इल्तुतमिश ने रजिया को इस्लाम के खिलाफ उत्तराधिकारी बनाया। इस्लाम के अनुसार देखा जाए तो किसी भी महिला को शासक नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन इल्तुतमिश ने ऐसा किया, अपनी बेटी रजिया को वसीयत में अपना उत्तराधिकारी बनाया था और वसीयत लिखी थी। यह अपने आप में एक अलग चीज है। यह धर्मनिरपेक्ष पहलू है। उलेमा वर्ग को सोचिए क्या कहा अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूं, सच्चा मुस्लिम हूं और इस्लाम के सभी कायदे कानून का पालन करता हूं, लेकिन प्रशासन में क्या होगा, राजनीति में क्या होगा, यह मैं तय करूंगा, आप तय नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य के लिए मैं उत्तरदायी हूं, धर्म नहीं। इसलिए उसने सोचिए उस समय उलेमा वर्ग को पूरा नकार दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का स्टेटमेंट था ये। और मोहम्मद बिन तुगलक ने तो सोचिए जवाबित कानून बनाए थे। उसने कहा कि सभी जितने भी लोग हैं जो योग्य हैं उनको शामिल किया जाए। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्य लोगों को शामिल किया, योग्य लोगों को, सभी धर्म के। सभी धर्म के लोगों को शामिल किया और साथ के साथ क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, जैन धर्म के साधु संतों से मित्रता की, हिंदू त्योहारों में भागीदारी की, मंदिर को उसने निर्माण करने के लिए उसने पैसा दिया, दान दिया, ये सारे काम किए। समझिएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से धर्मनिरपेक्ष तत्व भी इसमें शामिल थे। अब कहोगे कि धार्मिक भी थे, बिल्कुल थे धार्मिक, लेकिन ये नहीं थे, ये पॉइंट नहीं है। बल्कि धार्मिक कौन से हैं, ध्यान रखिएगा, कौन से धार्मिक हैं। नंबर 1, शरीयत के नियम लागू किए गए, शरीयत के नियम वही लागू किए गए। समझिएगा, शरीयत के अनुसार जो 4 कर हैं वही लागू किए गए, जिनमें जजिया भी शामिल है, जजिया वो भी लागू किया गया। शरीयत के अनुसार जो 4 प्रकार के कर हैं वो लागू किए गए, उनमें जजिया भी है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया था। सोचना, ठीक है ना। तीसरा हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इस काल में सुल्तान ने खलीफा से मान्यता ली, खलीफा से मान्यता ग्रहण की थी, खलीफा से मान्यता ग्रहण की। इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने भी, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी, फिरोज शाह तुगलक ने भी, इन सभी लोगों ने खलीफा से मान्यता ली थी। ध्यान रखना, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है, मुबारक खिलजी। ध्यान रखना, मुबारक खिलजी, याद रख लीजिएगा, जिसने खलीफा से मान्यता नहीं ली बल्कि स्वयं को खलीफा कहा था। उसने खलीफा को ही नकार दिया, बोले कोई खलीफा वलीफा नहीं है, बोले मैं ही खलीफा हूं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब उसका बेटा शासक बना मुबारक खिलजी, तो उसने यही किया। बाकी सभी सुल्तानों ने खलीफा से मान्यता ली, जिससे कि मुसलमानों को अपने साथ रखा जा सके, मुसलमानों का भरोसा जीता जा सके। लेकिन मुबारक खिलजी ने क्या कर दिया, बोले कि कोई खलीफा वलीफा नहीं है, मैं ही खलीफा हूं। ये क्वेश्चंस हैं बेटा, ध्यान रखिएगा सभी के सभी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके एग्जाम में ना आए, कोई भी चीज आ सकती है। ओके, क्लियर? ये है। और क्या किया इस समय में धार्मिक गतिविधियों के हिसाब से, वो किया, मंदिरों को तोड़ा गया। कुछ शासकों ने मंदिर भी तोड़े, ये रहे, मंदिर भी तोड़े कुछ लोगों ने, चाहे वो आपका फिरोज शाह तुगलक हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, इल्तुतमिश हो, बलबन हो, इन लोगों ने मंदिर भी तोड़े थे, जिससे कि इस्लामिक धार्मिक व्यवस्था को लागू किया जा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें दोनों तरह की चीजें इसमें शामिल हैं। एवरीबॉडी, इट इज ओके, क्लियर हो गया? बताइए, सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें क्लियर कि नहीं, कंसेप्ट?
और जहां फैक्ट होगा वहां फैक्ट कराऊंगा ही कराऊंगा मैं। ओके, चलिए अब इसके बाद देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। और मैंने पहले ही कहा केंद्रीय प्रशासन में कौन कौन आएगा, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय प्रशासन में अब आएगा राजा की जगह पर कौन आएगा, सुल्तान। इसकी सहायता के लिए कौन होगा, मंत्री परिषद होगी, ठीक है ना। उसकी न्याय व्यवस्था होगी, सैन्य व्यवस्था होगी और राजस्व प्रशासन होगा। ये 5 चीजें केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। तो सुल्तान क्या है, ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा निरंकुश है और इसने कुछ कुछ शासकों ने खलीफा से मान्यता ली है, ठीक है ना, और सभी शक्तियों का स्रोत है। और सभी शक्तियों का स्वामी का मतलब हो गया 3 तरह की प्रशासनिक गतिविधियां होती हैं, जानते हैं ना, राजनीति व्यवस्था पढ़ी है नहीं, पॉलिटी, क्या क्या होती है 3 शक्तियां, 3 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और राजतंत्र जब जब होता है हमेशा ये तीनों चीजें उसके पास होती हैं। तो सुल्तान है तो ध्यान रखिएगा, विधायी कानून भी वही बनाएगा, विधायी शक्ति भी उसी के पास है, ठीक है ना, कार्यपालिका शक्ति भी उसी के पास है यानी कि लागू करने की, और न्याय प्रणाली भी उसी के पास है, यानी तीनों प्रकार की शक्तियां उसके पास में है। कानून भी वही बनाएगा, लागू भी वही करेगा या करवाएगा, और न्याय भी वही करेगा। इसका मतलब हो गया अंतिम न्यायाधीश कौन है, सुल्तान। अंतिम कानून बनाने वाला कौन है, सुल्तान। और लागू करने के लिए कहने वाला भी सुल्तान। तो क्या हुआ, सुल्तान ही सुल्तान है, लेकिन ये वो सुल्तान नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं, सलमान खान वाला सुल्तान, ठीक है ना, ये वो सुल्तान नहीं है, हालांकि सुल्तान से कम भी नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, और मंत्रिपरिषद में ध्यान रखिएगा बहुत सारे मंत्री होते थे, लेकिन मूलतः ध्यान रखना, मूलतः कितने होते हैं, मूलतः 5 प्रमुख मंत्री हैं और अन्य मंत्री भी, ध्यान रखना। 5 प्रमुख मंत्री कौन कौन से हैं, ध्यान रखना, मंत्रालय। एक है दीवान ए विजारत, जिसका प्रमुख कौन होता है, वजीर। दीवाने विजारत यानी वजीर, आज की डेट में कह सकते हैं प्रधानमंत्री, जिसके पास वित्त मंत्रालय भी है, कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय भी। वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, ठीक है ना, ध्यान रखना। दूसरा है दीवाने आरिज, दीवान ए आरिज, ये सैन्य विभाग का होता है, सेनापति इसका प्रमुख होता है, और इसका गठन किया था बलवन ने। ये मैंने आपको बताया था, इस विभाग का गठन किसने किया, बलवन ने। क्वेश्चन पूछा जाता है सैन्य विभाग का गठन किसने किया, बलवन ने। नाम क्या था, दीवाने आरिज, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तीसरा है दीवान ए रसालत, यह है विदेश विभाग, विदेश मंत्री के अधीन। दीवाने रसालत विदेश विभाग है। अब विदेश विभाग किस लिए होता है, दूसरे देशों से संबंध बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। एक है दीवान ए इंशा, इंशा INSHA, इंशा, यह है शाही पत्राचार विभाग, शाही पत्राचार विभाग। इस तरह से याद रखिएगा, थोड़ी सी देखिए कुछ चीजें फैक्ट तो होती हैं, लेकिन जिस तरह के स्ट्रक्चर बना के चलना है, चीजें आसानी से याद हो जाना चाहिए। शाही पत्राचार मतलब अब राजा सुल्तान जिस किसी को पत्र भेजेगा वो भी यही देखेगा, और कहीं से आएंगे उसके लिए तो भी यही देखेगा, यानी पूरा पूरा पोस्टल डिपार्टमेंट, हमारा डाक विभाग यही है। और एक है
सद्र उस सदूर, और इसी के साथ में है दूसरा काजी उल कुजात। काजी उल कुजात और सद्र उस सदूर। सद्र उस सदूर होता है धर्म का प्रधान, यानी धार्मिक गतिविधियों का प्रधान होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है जो इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। ओके, धार्मिक व्यवस्था का। और काजी कौन होता है? काजी होता है न्यायाधीश। ये रहा। तभी तो कहते हैं मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, या जब दोनों राजी हों तो न्यायाधीश क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। और काजी की ही देख रेख में ही ध्यान रखना क्या होता है, मुसलमानों में निकाह संपन्न किया जाता है, यानी न्यायाधीश के सामने सोचिए उनका निकाह होता है, वो न्यायाधीश होता है। सद्र होता है धार्मिक व्यक्ति। अब कंडीशन क्या है कि शुरू से लेकर के अंत तक कंडीशन ये हुई, सद्र और सुदूर और काजी उल कुजात ये दोनों पद एक ही व्यक्ति को दे दिए जाते थे। वही न्यायाधीश भी होता था, वही धार्मिक प्रधान भी होता था। इसलिए आज भी हम ये अंतर नहीं पहचान पाते कि काजी कौन है और सद्र कौन है। ओके, दोनों एक ही व्यक्ति को दे दिए जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग है। ठीक है ना? इसलिए हमने यहां पर पांचवा पॉइंट इसी को रखा है। ये रहा, चौथा ये है, तीसरा ये रहा, दूसरा ये रहा, पहला ये रहा। ओके, क्लियर हो गया एवरीबॉडी? कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलिए। अब इसके अलावा भी कुछ और भी नए नए पद बने थे, कुछ अन्य पद भी थे जो केंद्रीय व्यवस्था में मंत्रियों के साथ जुड़े हुए थे। उन पदों को देख लीजिए क्या क्या बने थे, मैं अलग से आप लोगों को बता रहा हूं, नोट करते चलिए। ठीक है ना? जैसे एक नया पद बना था नायब ए ममालिकात। ये मैंने आपको बताया था किसके समय में बना था? बहराम शाह के समय में। बना था बहराम शाह के समय में। और ये कौन होता था? एक तरीके से कह सकते हैं उप सुल्तान, यानी कि सुल्तान की शक्तियों को लेकर के ये किसको दे दिया गया? इस व्यक्ति को दे दी गई, यानी इस व्यक्ति की सहायता से ही सारे काम सुल्तान करेगा। ये काजी से वजीर से भी ऊंचे पद पर हो गया, यानी कि सुल्तान के जस्ट बाद कौन है? यही है। ओके एवरीबॉडी? तो नायबे ममलिकात। और सोचिए बलवन इसी पद पर था जब उसने अपनी बेटी की शादी नासिरुद्दीन महमूद के साथ की और बाद में नासिरुद्दीन महमूद को हटा करके खुद बन गया था। नायब का मतलब होता है उप, यानी कि उसके जस्ट बाद नायब, ये उसका नायब है। तो ये नया बना था पद। ठीक है ना? एक आपने नाम सुना होगा दीवान ए अमीर कोही। अमीर कोही ये बनाया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके लिए? कृषि विभाग के लिए, कृषि के लिए। ये एक तरीके से क्या है? कृषि विभाग है। और ये मैंने बताया था कृषि के विकास के लिए उसने डिपार्टमेंट बनाया था। ठीक है ना? एक बनाया गया दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज ये बनाया गया। और ये किसके समय बना था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था। और काम क्या था? इसका काम था राजस्व प्रशासन का। राजस्व वसूली के लिए इसको सबसे बड़ा अधिकारी बनाया गया, दीवान मुस्तखराज अलग से। ठीक है ना? इसके अलावा आपने देखा होगा दीवान ए बंदगान। ये किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और कौन सा था? दास विभाग है ये, दासों के लिए बनाया। दीवाने बंदगान। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर हो गया? तो किस किस के समय में कौन कौन से नए नए विभाग बनाए गए ये मैंने आपको अलग से और लिखा दिया। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अन्य भी हैं, अन्य महत्वपूर्ण पद
अन्य पद कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए, और कौन कौन से हैं ये यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, नंबर 1, अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब होता था दरबार की व्यवस्था को देखने वाला। दरबार की व्यवस्था यानी कि एक दरबार में सारी व्यवस्था कैसी कैसी मैनेज की जाएंगी, ये अमीर हाजिब देखे, ठीक है ना। दूसरा है महत्वपूर्ण, अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर, आप जानते हैं रजिया सुल्तान का जो प्रेम था, जिससे वो प्रेम करती थी, वो कोई और नहीं था, अमीर ए आखुर था। याकूत, कौन, क्या नाम था उसका, सोचिएगा, ठीक है ना। अमीर ए आखुर। और अमीर ए आखुर कौन होता है, ये होता है अस्तबल का प्रधान। अस्तबल का प्रधान, ठीक है ना। तीसरा, और देखिए, सर ए जानदार। सर ए जानदार, ये होता है शाही अंगरक्षक एक तरीके से। कौन कौन है, शाही अंगरक्षक। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर। ठीक। चौथा होता है मुतसर्रिफ। मुतसर्रिफ, ये कारखानों का प्रधान होता है, शाही कारखाने का प्रधान, कारखाने का प्रधान। एवरीबॉडी, ठीक है ना। और एक और लिख लीजिए, पांचवा इंपॉर्टेंट, वरीद ए ममालिक। वरीद ए ममालिक, और ये कौन है, गुप्तचर का प्रधान, गुप्तचरों का प्रधान है, ये रहा। तो ये है अन्य महत्वपूर्ण पद जो दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन में, केंद्र में जहां पर इनकी राजधानी थी लाहौर और दिल्ली, वहां पर ये प्रमुख अधिकारी रहते थे। इतने आप याद रख लीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। ओके एवरीबॉडी, पहले लिखा है जो 5 सबसे महत्वपूर्ण है, या रिवाइज कर लीजिए। देखिए, जो 5 महत्वपूर्ण है वो मैंने लिखा दिए। उसके बाद कौन कौन से नए 2-4 बनाए गए वो मैंने बता दिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो और मैंने बता दिए। इस तरीके से मैंने 3 अलग अलग कैटेगरी में आपको मैंने क्या कर दिया, इन पदाधिकारियों को आपको लिखवा दिया। अब एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा, है कि नहीं। एवरीबॉडी, इट इज ओके। केंद्रीय प्रशासन में आपका मंत्रिपरिषद क्लियर हो गई। अब इसके मंत्रिपरिषद के बाद कौन है, सोचिएगा, कौन सा विभाग है, ये रहे मंत्रिपरिषद के बाद। अब आते हैं हम न्याय प्रणाली को लेकर के, न्याय व्यवस्था। और न्याय व्यवस्था में आप देखेंगे तो मैंने क्या बताया था, सर्व प्रमुख न्यायाधीश कौन है, सर्वोच्च न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायाधीश है आपका सुल्तान, और उसके बाद कौन है, काजी उल कुजात। ये न्याय विभाग का प्रधान होता है। और यहां पर ध्यान रखें, दिल्ली सल्तनत में मुसलमानों के लिए जहां इनकी राजधानी थी, वहां पर सारे न्याय व्यवस्था किसके अनुसार होता था, इस्लामिक कानून या शरीयत के अनुसार होता था। और हिंदू अपने लोग अपनी व्यवस्था हिंदू धर्म के अनुसार करते थे। ध्यान रखना, हिंदुओं की परंपरा में मुसलमानों ने बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो यहाँ की व्यवस्था को जानते नहीं है, और यहाँ की व्यवस्था में वो अगर जबरदस्ती करेंगे तो उसके परिणाम जो हैं काफी नकारात्मक मिल सकते हैं। इसलिए उन्होंने धीरे 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 चीजों को जैसी थी वैसी ही बने रहने दिया। इसलिए ब्राह्मणों पर उन्होंने ना तो जजिया कर लगाया, ना ब्राह्मणों पर नियंत्रण करने की कोशिश की, क्योंकि वो हिंदू धर्म के व्यवस्थापक हैं। हिंदू धर्म को संचालित करने वाला वर्ग कौन सा है, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण वर्ग।
इसलिए उन्होंने उन पर ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया था। ओके, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद देखें, ये रहा सैन्य प्रशासन, ठीक है ना। अब सैन्य प्रशासन में क्या क्या है, कौन कौन है, ध्यान रखिएगा। सैन्य प्रशासन में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपका इल्तुतमिश ने, ध्यान रखना, केंद्रीय सेना का गठन किया, केंद्रीय सेना का गठन किया था पहली बार इल्तुतमिश ने, केंद्रीय सेना का गठन, ठीक है ना। और इसको नाम क्या दिया गया था, केंद्रीय सेना का नाम क्या था, कल्ब ए लश्कर, कल्ब ए लश्कर नाम दिया था, ये रहा। उसके बाद बलबन ने एक विभाग बनाया, सैन्य विभाग, सैन्य विभाग का गठन किया, और मैंने नाम आपको लिखा दिया है, दीवाने आरिज। और जो सेनापति होता है, सेनापति को क्या कहते हैं, ये तो विभाग है, सेनापति को क्या कहते हैं, आरिज ए मवालिक, आरिज ए ममालिक, ये इसका नाम होता है। सेनापति को आरिज ए ममालिक कहते हैं, और दीवाने आरिज मतलब विभाग है, ठीक है ना। क्लियर एवरीबॉडी, ठीक। और इसी समय एक चीज और देखेंगे कि जो इक्तेदार होते हैं, इक्तेदार, इक्तेदार या प्रांतपति, उनकी सेना होती है, उनकी भी सेना बनाई गई थी, और उसका नाम रखा गया था हश्म ए अतरफ। क्या नाम था, हश्म ए अतरफ, हश्म ए अतरफ नाम रखा गया उसका, ये रहा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, नहीं आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो आराम से समझिए, रिपीट करिए, पूछिए, कोई समस्या नहीं है, बस ढंग से पढ़िए। इतने आसान तरीके से सारी चीजों को आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगा, ढंग से बस पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया, ठीक। चलिए, ये हो गया आपका सैन्य प्रशासन। इसके बाद देखेंगे तो आपका एक और है जिसे हम कह सकते हैं राजस्व प्रशासन। न्याय व्यवस्था हो गई, मंत्रिपरिषद हो गई, ये सारी चीज हो गई। अब आते हैं राजस्व प्रशासन। राजस्व मतलब राज्य की आय का प्रमुख स्रोत वाला विभाग, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्व प्रशासन के में अंतर्गत देखिए तो यहां पर इन्होंने शरीयत के अनुसार 4 प्रकार के कर लगाए थे, 4 प्रकार के। नंबर 1 खराज यानी कि भू राजस्व, दूसरा खुम्स, तीसरा जजिया, और चौथा चकात। ये था जजिया, चकात, खुम्स, खराज, ये 4 हैं। खराज का मतलब होता है भू राजस्व, ठीक है ना, ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व जो है 1/5 से लेकर के 1/3 तक चलता रहा मुख्य तौर पर, ठीक है ना। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने, एडी के अलाउद्दीन खिलजी ने इसे क्या कर दिया था, 1/2 कर दिया था, 50% टैक्स कर दिया था, ये इसके समय। क्लियर हो गया। तो सामान्य तौर पर कितना था खराज, 1/5 से लेकर के 1/3 तक। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कितना कर दिया, 1/2 कर दिया, ठीक है ना। खुम्स होता है लूट का माल, लूट का माल, ठीक है ना। और इसके 2 हिस्से होते थे, 1/5 और 4/5।
1/5 जाता था, ये जाता था राजा को, सुल्तान को, और 4/5 जाता था सेना को। ठीक है ना। और इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने बदल दिया, बदला और कर दिया क्या, 1/5 जाएगा सेना को और 4/5 जाएगा सुल्तान को। ये रहा, ये उसने और कर दिया। जजिया जाता था 1/10, 10% होता था ये जजिया। लेकिन ध्यान रखना, जजिया ब्राह्मण, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, इन पर नहीं लगता था, इन पर नहीं लगता था। ध्यान रखना, ना ब्राह्मणों पर, ना महिलाओं पर, ना बुजुर्गों पर, ना बच्चों पर, ना अपंगों पर, किसी पर नहीं लगता था। केवल जो कार्यकुशल व्यक्ति है, जो काम करता है, सिर्फ उसी पर लगता था। ठीक है ना। और किस काम के लिए लगता था? जजिया लगता था गैर मुसलमानों पर। तो ये लगता था गैर मुस्लिमों पर। ठीक है ना। किसके लिए लगता था? जिससे कि वह एक इस्लामिक राज्य में रहते हैं, उनको जिंदा रहने या इस्लाम ना कबूल करने के बदले में देना है, और उनको सैन्य व्यवस्था से मुक्ति दी गई थी कि आप सैन्य व्यवस्था में शामिल नहीं होते हैं और इस्लामिक राज्य में रहते हैं, उसके लिए भी, प्लस आप इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर रहे, इसके लिए आपको 10% देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई भी धार्मिक कर नहीं है, ये एक अलग प्रकार का कर है, धार्मिक कर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना। और फिरोज शाह तुगलक ने FST, जिसको हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं लेकिन एग्जाम में मत लिखिएगा, FST फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया। और जकात क्या है? यह है आपका धार्मिक कर, धार्मिक कर। और यह मुसलमानों से लिया जाता था, मुस्लिमों से। उनकी आय का 2.5% लिया जाता था, यानी कि 1/40। समझ लीजिए, 2.5% लिया जाता था, 40वां हिस्सा उनकी आय का। किस लिए? जिससे कि इस पैसे को इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार और उसको बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो ये 4 प्रकार के कर थे। लेकिन इसी में एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, वो ये है, एक नया कर और भी था। ठीक है ना, जो भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था, और वो था उस्र। उस्र भी एक कर था, ये मुस्लिम किसानों से लिया जाता था, मुस्लिम किसानों से। और ये क्या था? एक प्रकार का ये भी भू राजस्व ही था, यानी कि जनरली बाहर से आए हुए मुसलमान हैं, स्वाभाविक सी बात है, खेती तो करेंगे नहीं। ठीक है ना। तो जिन भारतीय भारत में आकर के रहने वाले या भारत के लोगों ने जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, तो वो क्या बन गए? किसान बन गए। तो उनसे उस्र के नाम से लिया जाता था, बाकी और जनता से खराज के नाम से लिया जाता था। समझ गए? तो खराज और उस्र दोनों एक ही हैं, बस अंतर क्या है? उस्र मुस्लिम किसानों से है और खराज सामान्य जनता से लिया जाता भू राजस्व है। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके अलावा सोचिएगा, कुछ अन्य चीजें और भी हैं, अन्य कर और भी थे, जैसे घरी और चरी कर। घरी मतलब गृह कर कहते हैं, हाउस टैक्स। चरी कर मतलब चरागाह कर, जानवरों पर लगने वाला। और ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, नए 2 कर उसने इंट्रोड्यूस किए थे, घरी और चरी कर, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसी तरीके से एक नया कर और भी शुरू किया गया था, अगर आपको ध्यान हो, हक ए शर्व। हक ए शर्व, ये एक नया कर है और इसे शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और ये क्या है? सिंचाई कर है।
और वो भी सिंचाई कर किस पर? नहरों के पानी पर, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था और उसी नहरों का पानी जो किसान इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें क्या देना पड़ेगा? सिंचाई कर देना पड़ेगा। और ये कितना था? 1/10। ये रहा। नहरों से सिंचाई का उपयोग करने वाले किसानों पर लगता था ये सिंचाई कर, सभी पर नहीं लगता था। हक ए सर्व। ओके, क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और भी कर था, हक ए खूती। हक ए खूती, यह जमींदारी कर है, एक प्रकार का जमींदारी कर। यानी कि जो जमींदार किसानों से कर संग्रह करके लाते हैं उसके बदले में उनको देना पड़ता है कि भाई वो किसान से कर वसूलने आए हैं, इकट्ठा करके सुल्तान तक पहुंचाएंगे, नवाब तक पहुंचाएंगे, तो उसके लिए दिया जाता है जमींदारी कर एक तरीके से। इसी को हम कर संग्रह कर भी कह सकते हैं। किसान को देना पड़ता है किसे? जमींदार को, कि भैया वो उसने कलेक्ट करने आया है। यही था, शुरू से जमींदार इसी तरीके से रहे थे। तो ये कर समझ में आ गए एवरीबॉडी? ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसके अलावा अब बात आती है कि इसमें भू राजस्व को लेकर के देखा जाए तो भू राजस्व के संदर्भ में एक चीज ध्यान रखिएगा, भू राजस्व जमीन से लिया जाता है, उसके लिए 3 प्रणाली अपनाई गई थी। भू राजस्व को कर के लिए कितनी प्रणाली अपनाई गई? 3। ये रहे, एक है बटाई, एक है मसाहत और एक है कनकूत। ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से नहीं बन पाई, धीरे धीरे चीजें डेवलप हो रही थी। ध्यान रखना, तो भू राजस्व कैसे वसूला जाए? तो 3 तरह की प्रणाली है बटाई, और बटाई भी ध्यान रखिएगा 3 तरह की है। या तो बांट लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना, कैसे बांटेंगे? या तो देखिए आप खेत बांट लीजिए, खेत के टुकड़े कर दीजिए, खेत के हिस्से कर दीजिए, एक हिस्सा तुम्हारा बाकी हमारा किसान का है। या तो खेत बांट लीजिए, या फिर लांक बटाई है। लांक मतलब होता है फसल जिसमें दाने निकले नहीं अभी अलग, जो फसल काट के इकट्ठी कर दी गई है, वो लांक बांट लीजिए, उसी को लांक कहते हैं गांव में। और तीसरा है रास, यानी कि अनाज, अनाज बांट लीजिए। खेत बटाई, लांक बटाई और रास बटाई, ये 3 तरह की बटाई की प्रणाली है, ठीक है ना। एक ये है। अब इसको करेंगे कैसे? 2 तरीके से कर सकते हैं बंटवारा। एक तो मसाहत है, मापन के आधार पर कर लीजिए, इसी को बाकायदा माप के एक एक चीज को नाप तोल के करिए। या फिर कनकूत है, अंदाज से कर लीजिए, अंदाज से, लगभग। तो प्रणाली वही है, इसको 2 तरीके से और किया जा सकता था, या तो प्रॉपर तरीके से मेजर कर लीजिए या फिर अंदाज से इसको बांट लीजिए कि इतना हो गया, अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके, मैनेज हो गया। तो यह भी एक परंपरा थी भू राजस्व के संग्रह करने। क्लियर हो गया। अब भू राजस्व के संदर्भ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके लिए उसने दिल्ली की सल्तनत के सुल्तानों ने जो जमीन है, भूमि है, उसको भी डिवाइड कर रखा था। भूमि के भी प्रकार बना रखे थे। एक भूमि का प्रकार है खालसा भूमि। खालसा भूमि का मतलब होता है शाही भूमि। ध्यान रखना, शाही भूमि। शाही भूमि में इसका मतलब हो गया यहां से जो कुछ भी पैदा होगा, जो कुछ भी पैदा होगा वो 100% कहां जाएगा? शाही खजाने में। ध्यान रखना, यानी कि यह शाही भूमि है, राजकीय भूमि कहते हैं इसको। ध्यान रखना, खालसा भूमि क्या होती है? राजकीय भूमि होती है, राजा के। और यहां पर जो कुछ भी पैदा होगा सबका सब कहां जाएगा? राजा के खजाने में। इसमें से किसी को कोई बंटवारा नहीं है। किसानों को किसानों का हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन बाकी सारा सुल्तान के पास जाएगा। दूसरी भूमि होती है पैवाकी भूमि। पैवाकी, पैवाकी का मतलब होता है जिसमें से, सोचिए क्या दिया जाना है, जिसमें से सोचिए कि आपके इक्ता बांटनी है, इक्तेदारों के लिए इक्ताओं का निर्माण करना है, यानी कि इसी में से इक्ता बंटनी है, इसी में से इनाम दिए जाने हैं,
ठीक है ना, यानी कुछ लोगों को जमीन दान दी जानी है, इनाम उसी को कहते हैं। और दूसरी कौन सी है, इक्ते, यानी कि प्रांत बनाने, प्रांतों के संदर्भ में। तो ये इस प्रकार की आपकी भूमि है। इनाम क्या होती है, करमुक्त भूमि होती है। और इक्ता, इक्ता तो आप जानते ही प्रशासन का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये तो इसका मतलब ये था, खालसा भूमि वो भूमि होती थी जहां पर किसी भी इक्तेदार को इक्ता नहीं बनाया जाता था, वो सीधी राजकीय खजाने की होती थी, राजा की भूमि होती थी। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को, एवरीबॉडी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए, राज्य प्रशासन, राज्य यानी के प्रांत, और प्रांतों का जो प्रशासन है, ध्यान रखिएगा, वो सेम केंद्र की तरह ही होता है, केंद्र की तरह ही होता है, सेम उसी तरीके से, ठीक है ना। कंडीशन ये थी कि इसके राज्य प्रशासन या प्रांत प्रशासन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, बस एकताओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। लेकिन एक व्यक्ति है इब्न बतूता, इब्न बतूता, ये मोरक्को का रहने वाला व्यक्ति था, मोरक्को का रहने वाला। और इसकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है रेहला। और ये किसके समय में आया था, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, उसके दरबार में रहा और उसी के समय में काजी भी बना। सोचिएगा, काजी भी बनाया गया और उसके दरबार में भी रहा। और इसने बताया कि एमबीटी के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 23 प्रांत थे। कितने थे प्रांत, 23 थे, ठीक है ना। लेकिन मूलतः देखा जाए तो राज्य प्रशासन का अर्थ है एकता प्रणाली, एकता प्रणाली। और एकता प्रणाली ध्यान रखना शुरू किसने की थी दोस्तों, इसको शुरू किया था इल्तुतमिश ने, ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता चुका हूं, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को शुरू किया था, ठीक है ना। और ये पद कैसा था एकता प्रणाली में, एकता प्रणाली का कंसेप्ट था कि एक तो खास बात यह है कि ये सारा जो पद है हस्तांतरणीय है। कैसा है, हस्तांतरणीय, ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर करने वाला, यानी किसी को पुश्तैनी नहीं है। केवल फिरोज शाह तुगलक ने इसको ट्रांसफरेबल नहीं बनाया था, पुश्तैनी बना दिया था, ठीक है ना, आनुवांशिक बना दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, अदरवाइज ये हस्तांतरणीय है। दूसरा, ये इसको क्या दिया जाता है, नगद वेतन दिया जाता है इक्तेदारों को, नगद वेतन। बोले कि टैक्स कलेक्ट करके दो, प्रशासन संभाल लो, कलेक्ट करके दो, उसमें से फिर हम तुम्हें नगद वेतन देंगे, तो और अपना खर्च उसमें से निकालोगे, तुमको वहीं से वसूल के नहीं देंगे, ना तुम्हें जमीन देंगे, ना वहीं से तुम्हें अपना हिस्सा वहीं से निकालने देंगे, बल्कि सब कुछ करिए, पहले टैक्स वसूल करके यहां भेजिए, फिर हम आपका सैलरी आपको पहुंचाएंगे नगद रूप में। और जब तक हम चाहेंगे तब तक वहां इक्तेदार बने रहोगे, अन्यथा आप जाइए। इसीलिए यह सामंती प्रणाली से अलग है। सामंत जो होते थे वो पुश्तैनी होते थे और वो अपना पैसा, अपना राजस्व वहीं वहीं रख लेते थे, इसलिए वो शक्तिशाली हो गए थे। और दिल्ली सल्तनत में इनको इतना शक्तिशाली बनने नहीं दिया, केवल फिरोज शाह तुगलक ने गलती की थी, उसने ही इसको क्या कर दिया था, आनुवांशिक बना दिया था, बस ये था। ओके एवरीबॉडी, समझ में आ गया। और राज्यों को आगे चलकर ध्यान रखना, जो प्रांत हैं, प्रांतों को नीचे जिलों में बांटा गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शिक कहते हैं, जिला, ठीक ना। और सिख को बांटा गया परगना में, यानी कि तहसील, और इनको बांटा गया ग्राम में, गांव, ये रहा। और यहां के प्रशासन की विशेष जानकारी नहीं मिलती है और उतनी जरूरत भी नहीं है हाल फिलहाल। तो ये है आपका कंसेप्ट दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, जिसमें हम लोगों ने सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली। राज्य का स्वरूप, केंद्रीय प्रशासन, केंद्र में सुल्तान की स्थिति, मंत्रिपरिषद, सैन्य व्यवस्था,
न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और फिर राज्य प्रशासन और राज्य प्रशासन का विभाजन कैसे कैसे है वो हमने देख लिया। तो दोस्तों ये है आज का आपका दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। अगली क्लास हम फिर मंडे को मिलेंगे, मुगलों से इस परंपरा को शुरू करेंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, 7 तारीख से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है और उसको ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 18,999 रुपए में कोड इस्तेमाल करिएगा MK लाइव। ऐप डाउनलोड करिए, उस पर सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोड डालिए MK लाइव। आपको सोचिए मात्र 18,999 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कीजिए। ओके एवरीबॉडी, और 7 तारीख से शाम को 6 बजे 6 से 9 3 घंटे क्लास कंटिन्यू। आपका 13 से 15 महीने की क्लास है। करंट अफेयर्स, CSET, GS के सभी सब्जेक्ट, प्री कम मेंस, मटेरियल, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।